वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 119 आई एम सॉरी बेबी। अब तक कार्तिक ने उस डेड बॉडी को देखा और पूछा कब मौत हुई इसकी। अब आगे तन्मय ने जवाब में कहा तकरीबन 3 घंटा पहले चेयरमैन, मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया है। 3 घंटा पहले ही इसकी मौत हुई है। कार्तिक ने लाश को करीब से देखते हुए पूछा मौत की वजह। तन्मय ने जवाब में कहा सुसाइड पॉइजन चेयरमैन, मैडम के खाने में जहर मिलाने के बाद ये इधर आए और इसने जहर खा लिया। तन्मय की बात सुनकर कार्तिक की आईब्रोज आपस में जुड़ गई। कार्तिक ने बड़े ध्यान से उस लाश को देख रहा था जो कि उसी सर्वेंट की थी जिसने बेला और आदित्य के खाना में जहर मिलाया था। कार्तिक ने 2 कदम पीछे हटते हुए पूछा बैकग्राउंड क्या है इसका और ये यहाँ आई कैसे। कार्तिक का सवाल सुनकर तन्मय के चेहरे पर थोड़े अजीब भाव उमड़ आए। उसने एक नजर डेड बॉडी को देखा और फिर कार्तिक को, जो बिना भाव के जमीन को घूर रहा था। तन्मय ने धीरे से हिचकिचाते हुए कहा चेयरमैन, इस लड़की का बैकग्राउंड सिंपल ही है, काफी वक्त से काम करती है ये यहाँ, मैंने सब कुछ चेक किया है, ज्यादा कुछ अजीब नहीं है इसके बैकग्राउंड में। मगर हाँ, इस लड़की की एक फ्रेंड थी जो समीरा के लिए काम किया करती थी। विद्रोहियों को खत्म करने के दौरान हम लोगों ने उसे भी खत्म कर दिया। इसके को वकस कह रहे थे। इस लड़की का उस लड़की के साथ अफेयर था, दोनों लेस्बियन पार्टनर थे। शायद अपनी पार्टनर की मौत का बदला लेने के लिए ही इस लड़की ने मैडम को जहर दिया था। शायद। कार्तिक ने जानलेवा नजरों से तन्मय को घूरा, जिससे तन्मय सहम कर 2 कदम पीछे हट गया। उसे कार्तिक की गहरी नीली आंखों अपने लिए मौत का फरमान नजर आ रहा था जो भविष्य में पारित किया जाना था। तन्मय जल्दी से खुद को करेक्ट करते हुए बोला चेयरमैन, मैं और अच्छे से इस मामले को इन्वेस्टिगेट करता हूँ, अगले 2 घंटे के अंदर मैन कल्प्रिट आपके कदमों में होगा। कार्तिक ने तन्मय की इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। हालांकि उसे पूरा यकीन था एक मामूली सर्वेंट में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो उसकी वाइफी और बेटे को जहर देने का जोखिम उठा ले और फिर खुद भी जहर खाकर मर जाए। एक पल के लिए वो खुद गम में मर भी सकती थी, मगर बेला और आदित्य को जहर देना, इसके लिए जो गट्स चाहिए वो एक मामूली सर्वेंट में बिल्कुल नहीं हो सकती थी। तन्मय ने सावधानी के साथ पूछा चेयरमैन, क्या और कुछ है जो आप चाहते हो मैं आपके लिए करूं? कार्तिक ने अपनी स्लीव फोल्ड करते हुए कहा पैलेस के सिक्योरिटी इंचार्ज, सर्वेंट इंचार्ज को यहाँ बुलाओ और उनके अंदर काम करने वाले हर एक शख्स को यहाँ बुलाओ। मेरी शांति इन लोगों को रास नहीं आती है तो यही सही, पूरे सिटी में कर्फ्यू लगा दो। जब तक मैन कल्प्रिट पकड़ में ना आ जाए तब तक कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए। कार्तिक की बात सुनकर तन्मय ने हाँ में सिर हिलाया, फिर वो तुरंत वहाँ से चला गया। थोड़ी ही देर बाद पूरे रॉकवेव सिटी में कर्फ्यू लग चुका था। जो हाई एग्जीक्यूटिव्स दुनिया के अलग अलग कोने से आज की मीटिंग ज्वाइन करने आए थे, उन सबको भी रोक दिया गया था। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था अचानक रॉकवेव सिटी में कौन सी विपत्ति आन पड़ी है। कार्तिक वापस डिस्पेंसरी में आया। अब तक बेला का ब्लड टेस्ट भी किया जा चुका था। माइकल के चेहरे पर उदासी के भाव थे। कार्तिक की तरफ रिपोर्ट बढ़ाते हुए माइकल ने कहा जिसका डर था वही हुआ चेयरमैन, बॉस के खाने में ज़ॉम्बी ड्रग और लूनाफॉस पोइजन एक साथ मिलाया गया था। हालांकि मैंने ज़ॉम्बी ड्रग का एंटीडोट इन्हें दे दिया है, मगर लूनाफॉस पोइजन का कोई इलाज नहीं है। अगर आप बॉस और आदित्य सर को जिंदा रखना चाहते हो तो इन दोनों को टाइम लॉ पॉड में डालना होगा, वो भी अगले 15 साल के लिए। कार्तिक ने बारीकी से पूरी रिपोर्ट पढ़ा। उसकी मुठ्ठियां मजबूती से कसी हुई थी, मगर उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। कार्तिक ने कहा कैप्सूल रेडी करो। कार्तिक की बात सुनकर माइकल अपनी टीम के साथ कैप्सूल रेडी करने चला गया। वर्तिका और समय वही बेला और आदित्य के पार बैठे हुए थे। उन दोनों को अब तक सारी सिचुएशन पता चल चुकी थी और कार्तिक और माइकल की बातें सुनने के बाद वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा गए थे। वर्तिका ने तुरंत कार्तिक का हाथ पकड़ते हुए कहा डैडी प्लीज नहीं, मुझे फिर से नहीं, मुझे मॉमी से दूर नहीं होना है, प्लीज कोई तो दूसरा रास्ता होगा इन दोनों को ठीक करने का, प्लीज आप तो कुछ भी कर सकते हो ना, मॉमी और आदि भाई को भी ठीक कर दो प्लीज। वर्तिका की बातें सुनकर कार्तिक ने अपने होंठ भींच लिए। अगर कोई दूसरा रास्ता होता तो वो खुद 13 सालों के लिए शीशे की बोतल में कैद ना रहता।
भले ही वो कुछ भी कर सकता था मगर एट द एंड वो एक इंसान था। सब कुछ उसके हिसाब नहीं हो सकता था, उसकी भी एक लिमिट थी। कार्तिक ने वर्तिका की तरफ देखा, जो अपनी आंसू भरी मासूम आंखों से उसे ही देख रही थी। कार्तिक ने बगैर कुछ कहे वर्तिका को अपने सीने से लगा लिया। वर्तिका ने फिर से कहा, डैडी आप मॉमी को ठीक कर दोगे ना? उन्हें फिर से। कार्तिक ने वर्तिका की बात बीच में काटते हुए कहा, आई एम सॉरी बेबी। कार्तिक के मुंह से निकला सॉरी वर्ड सुनते ही वर्तिका की जैसे दुनिया उजड़ गई। वो एकदम से फूट फूट कर रोने लगी। कार्तिक ने उसे रोने से नहीं रोका। उसने समय की तरफ देखा, जो चुपचाप बेला को देख रहा था। देख क्या, वो तो बेला को घूर रहा था, बिना किसी भाव के। जल्द ही टाइम लॉक पॉड रेडी कर दिया गया और बेला और आदित्य को उसके अंदर डाल दिया गया। जिस ओपेरा पैलेस में सुबह से बर्थडे सेलिब्रेशन की प्रिपरेशन चल रही थी, वहां चारों तरफ देखते ही देखते मातम पसर गया। आगे क्या होगा? क्या बेला और आदित्य अगले 15 सालों तक होश में नहीं आ पाएंगे? 120 आफ्टर 15 years। अब तक कार्तिक ने वर्तिका की बात बीच में काटते हुए कहा, आई एम सॉरी बेबी। कार्तिक के मुंह से निकला सॉरी वर्ड सुनते ही वर्तिका की जैसे दुनिया उजड़ गई। वो एकदम से फूट फूट कर रोने लगी। कार्तिक ने उसे रोने से नहीं रोका। उसने समय की तरफ देखा, जो चुपचाप बेला को देख रहा था। देख क्या, वो तो बेला को घूर रहा था, बिना किसी भाव के। अब आगे। जल्द ही टाइम लॉक पॉड रेडी कर दिया गया और बेला और आदित्य को उसके अंदर डाल दिया गया। जिस ओपेरा पैलेस में सुबह से बर्थडे सेलिब्रेशन की प्रिपरेशन चल रही थी, वहां चारों तरफ देखते ही देखते मातम पसर गया। कार्तिक वर्तिका के कमरे में विंडो के पास खड़ा था। वर्तिका बेड पर सो रही थी। वो रोते रोते ही सो गई थी। कार्तिक ने अपनी पलकें झुकाकर समय को देखा, जो चुपचाप उसके बगल में खड़ा था। कार्तिक ने पूछा, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? समय ने नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। कार्तिक समय को और ज्यादा गौर से देखने लगा। बेला को डिस्पेंसरी ले जाने के बाद से समय ने कुछ नहीं बोला था। वो बिल्कुल खामोश था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। कार्तिक ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी मॉम। समय ने कार्तिक की बात बीच में काटते हुए कहा, ये अच्छा है, वो 15 साल बाद फिर से ठीक हो जाएंगी। हम उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दे, उससे यह विकल्प ज्यादा बेहतर है। समय की बात सुनने के बाद कार्तिक गहरी सांस लेते हुए दोबारा विंडो से बाहर देखने लगा। उसका ये बेटा थोड़ा अलग और इंट्रोवर्ट किस्म था मगर समझदार भी था। कार्तिक ने कुछ क्षण रुक कर पूछा, क्या तुमने अपने ओरिजिन को एक्सेप्ट कर लिया है? जवाब में समय बोला, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जल्दी ही हम सब कुछ पूरी तरह एक्सेप्ट कर लेंगे डैड। आखिरी शब्द समय ने बेहद ही धीमे स्वर में कहा था, जिसे सुनकर कार्तिक को काफी अच्छा महसूस हुआ। उसका बेटा अपने ओरिजिन और रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहा था और उसे डैड भी कह रहा था। अगर बेला उसके साथ होती तो ये पल और ज्यादा खूबसूरत हो जाता। कार्तिक ने कुछ क्षण रुककर पूछा, दादी माँ कहाँ है? वो तुम लोगों के साथ ही डिस्पेंसरी में गई थी ना? उसके बाद कहाँ गई वो? हाँ, वो गई थी मगर फिर उन्होंने अचानक कहा, साम्राज्य में एक इमरजेंसी आ गई है, उन्हें वहां जाना होगा, इसीलिए वो वहां चली गई। हमें यकीन नहीं होता, अपनी पोती को ऐसी कंडीशन में छोड़कर वो वहां चली गई। समय जितना दादी माँ के बारे में सोच रहा था, उसे उन पर उतना ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। साम्राज्य में उसे जितने भी भ्रम हुए थे, वो सब यहाँ आकर एक एक कर टूटने लगे थे। पहले समय को दादी माँ एक आदर्श इंसान लगती थी मगर यहाँ आने के बाद दादी माँ की छवि उसकी नजरों में कुछ ऐसी बन चुकी थी, जिसे शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता था। अचानक कार्तिक का फोन रिंग हुआ, जिसने कार्तिक का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट कर लिया। कार्तिक ने कॉल रिसीव किया। फोन की दूसरी तरफ से तन्मय ने कहा, सब लोग आ चुके हैं चेयरमैन। कार्तिक ने कोई जवाब नहीं दिया। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद उसने एक नजर वर्तिका को देखा, जो गेंद की तरह खुद में सिमट कर सो रही थी। कार्तिक ने वर्तिका को अच्छे से ब्लैंकेट उठाते हुए कहा, समय जाओ, जाकर अपने कमरे में रेस्ट करो, मुझे एक जरूरी काम है, मैं नीचे जा रहा हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बेल बजाकर सर्वेंट को कमरे में बुला लेना, खुद अगले 1 घंटे तक कमरे से बाहर मत आना। समय को कार्तिक की आखिरी बात थोड़ी अजीब लगी मगर उसने कार्तिक से कुछ नहीं पूछा। वर्तिका को एक नजर देखने के बाद समय अपने कमरे में चला गया।
जो कि वर्तिका के कमरे के बगल में ही था। कार्तिक लिविंग एरिया में आया। वहां पैलेस का हर एक स्टाफ मौजूद था। हर किसी को अब तक बेला के बारे में पता चल चुका था, इसीलिए वो सब काफी घबराए हुए थे। कार्तिक उन सब के सामने सिंगल सीटर काउच पर बैठ गया और इसी के साथ वहां का टेम्परेचर बर्फ की भांति हो गया। शाम ढलने को आई थी। ओपेरा पैलेस के बाहर कई सारी काली सेडान आकार रुकी, जिनके बीच में एक लंबी लिमो कार खड़ी थी। लिमो कार की पैसेंजर सीट से रॉबिन बाहर आया। फिर उसने जाकर बैक सीट का डोर ओपन किया। रेयांश कार से बाहर आया। उसके साथ अनुष्का भी थी। एक हाथ में रेयांश ने अपना ब्लेजर पकड़ रखा था और दूसरे से उसने अनुष्का का हाथ पकड़ रखा था। रेयांश कुछ कदम चला ही था तभी उसे तन्मय दिखा, जो अपना माथा मसलते हुए मेन गेट पर इधर इधर चक्कर काट रहा था। रेयांश ने रुककर पूछा, तन्मय तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यहाँ पर इतना सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है? मॉम डैड कहाँ है? थैंक गॉड आप आ गए रेयांश सर। रेयांश को देखते ही तन्मय के आंखों में हल्की चमक आ गई और तन्मय ने एक एक सारी बातें रेयांश को बता दिया, जिसे सुनने के बाद रेयांश का ऑरा भयानक हो गया। तन्मय ने गहरी सांस लेते हुए कहा, चेयरमैन बहुत गुस्से में है रेयांश सर, उन्होंने सभी स्टॉफ्स को यहाँ बुलाया और अब आप खुद ही चलकर देख लो। तन्मय की बात सुनकर रेयांश ने अनुष्का की तरफ देखा, जो चुपचाप उसके बगल में खड़ी थी। रेयांश ने बोला, अनुष्का अंदर का सीनरी डिस्टर्बिंग हो सकता है, क्या तुम मेरे साथ अंदर आओगी या फिर यहीं रुककर मेरा वेट करोगी? अनुष्का ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। वैसे भी ओमकार की मौत से ज्यादा डिस्टर्बिंग क्या हो सकता है? रेयांश ने कोई जवाब नहीं दिया। लिविंग एरिया में कदम रखते ही अनुष्का की नजर सबसे पहले फर्श पर फैला खून पर गई, जो कि पानी की तरफ पूरे लिविंग एरिया में फैला हुआ था। फिर अनुष्का की नजर एक इंसान के कटे हुए सर पर गई, जो कि फर्श पर गेंद की तरह लुढ़की हुई थी। दूसरा कदम लेने के बाद अनुष्का को दूसरे इंसान का कटा हुआ सर दिखा। तीसरा कदम लेने के बाद अनुष्का को एक कपड़ा जैसा कुछ दिखा, जो कि फर्श पर खून से सना हुआ था। अनुष्का ने गौर से उस चीज को देखा तो उसे एहसास हुआ वह चीज कोई कपड़ा नहीं बल्कि ह्यूमन स्किन थी, जिसे बड़ी ही स्किलफुली किसी इंसान के शरीर से अलग किया गया था। अनुष्का के कदम अचानक ठिठक गए। आगे क्या क्या देखने को मिलेगा अनुष्का को? क्या इस सब से अनुष्का की नजरों में कार्तिक की छवि बिगड़ जाएगी? जानने के लिए टू बी